एक आदमी होटल में खाना खा रहा था और इसी बीच में एक महिला होटल के अंदर प्रवेश करती है। खाना खाते हुए व्यक्ति की नज़र उस महिला पे पड़ जाती है। जैसे ही वो उस महिला को देखता है वो तुरंत वहाँ पे खड़ा हो जाता है, अपना खाना छोड़ देता है और सीधा होटल के मालिक के पास पहुँच जाता है और जाकर कहता है कि साहब, बस मेरी एक रिक्वेस्ट है, मैं थोड़ी देर के लिए वेटर बनना चाहता हूँ। दरअसल जो महिला सामने बैठी है, मैं उसके सामने खाने का ऑर्डर लेना चाहता हूँ। जैसे ही होटल मालिक को ये बात पता चली तो उसने कहा कि ऐसा नहीं हो सकता, इससे मेरे होटल की रेपुटेशन खराब हो सकती है। फिर वो इंसान होटल के मालिक को समझाने की कोशिश करता है और थोड़े ही शब्दों में उसने ऐसी बात बताई कि होटल मालिक जो था वो तैयार हो जाता है। इसी बीच में वो कहता है कि साहब, हो सकता है कि आपको पुलिस भी बुलानी पड़ जाए। जैसे ही होटल मालिक ने ये बात सुनी, उसने कहा कि कोई दिक्कत नहीं है, तुम जाकर ऑर्डर लो, मैं पुलिस से बात करता हूँ। इसी बीच में वो व्यक्ति पुलिस से बात करता है, जो मालिक होता है। यहाँ पर ये जो व्यक्ति होता है वो खाना छोड़कर अपना उस महिला के सामने चला जाता है और जाकर कहता है कि मैडम, ये रहा मेन्यू कार्ड, आपको खाने में क्या क्या चाहिए आप मुझे बता दीजिए। फिर उस महिला की नज़र उस व्यक्ति पे पड़ती है। महिला ने इधर उधर चेहरा घुमाया और अपनी नजरें छुपाने की कोशिश करने लगती है। इसी बीच में उस महिला ने उस होटल को छोड़ने का प्लान बनाया और जैसे ही उस महिला ने अपनी सीट को छोड़ा और यहाँ से जाने की कोशिश की कि तुरंत ही वो व्यक्ति दौड़ता हुआ मेन गेट की तरफ जाता है और मेन गेट को बंद कर देता है। वे कहता है कि मैडम, आप यहाँ से बिल्कुल भी नहीं जा सकती, तब तक यहाँ से नहीं जा सकती जब तक आप यहाँ पे कुछ खाना नहीं खाओगी, जब तक आप कुछ यहाँ पे ऑर्डर नहीं दोगी। फिर यहाँ पर बहस शुरू हो जाती है इन दोनों के बीच में। आखिरकार 5 या 7 मिनट का समय ही बीता था कि तुरंत ही यहाँ पर पुलिस आ जाती है और जैसे ही पुलिस आती है, पुलिस ने उस महिला को अपनी हिरासत में ले लिया। हिरासत में लेने के बाद वो चली जाती है। दरअसल उस व्यक्ति जिस महिला से बातचीत कर रहा था वो महिला कोई और नहीं बल्कि उसकी खुद की पत्नी होती है। इसकी पत्नी की 4 साल 4 महीना पहले अचानक ही मौत हो चुकी थी। इसकी पत्नी के गायब होने के बाद इस व्यक्ति को लगभग 2 साल सलाखों के पीछे गुजारनी पड़ी थी और करीब 2 साल तक वो अदालत के पीछे चक्कर काट रहा था इंसाफ के लिए। दरअसल इसके बाद जो कहानी आगे सामने आती है, इस बात को देखकर जज भी हैरान रह जाते हैं। जज भी ये कहने के लिए मजबूर हो जाते हैं कि भारत के इतिहास में ये तीसरा या चौथा ऐसा केस हो सकता है। नमस्कार, मैं मुकेश। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये सच्ची घटना है कर्नाटक प्रदेश के जिला मैसूर की। दरअसल मैसूर के सत्र न्यायालय के न्यायाधीश गुरुराज वो सुनवाई कर रहे थे। 2 अप्रैल 2025 की यह बात है। एक वकील उनके सामने पेश होता है और कहता है कि हजूर, मैं आपके सामने एक नोटिस नहीं दे सका, इसके लिए मैं आपसे माफ़ी मांगता हूँ। दरअसल मैं किसी और को कटघरे में पेश करना चाहता हूँ, आपके सामने किसी को लाना चाहता हूँ। फिर जज साहब ने कहा कि इसकी सूचना आपने पहले क्यों नहीं दी। फिर उसने कहा कि ये जो व्यक्ति जिसको मैं आज लेके आ रहा हूँ वो अचानक ही मिल चुका है, इसलिए हमारे पास वक्त नहीं था और अगर आपने आज उसको अदालत में पेश नहीं करवाया तो हो सकता है कि कल को कोई बड़ी दिक्कत खड़ी हो जाए। जैसे ही जज साहब ने ये बात सुनी, उसने कहा कि ठीक है, पेश किया जाए। आखिरकार जज साहब के सामने कटघरे में एक महिला को लाकर खड़ा कर दिया जाता है। एक तरफ एक महिला खड़ी होती है, दूसरी तरफ एक पुरुष खड़ा होता है। दरअसल जो पुरुष है उसका नाम सुरेश है और सामने जो महिला खड़ी है उसका नाम मल्लिगे है। मल्लिगे से नाम पूछा जाता है कि तुम्हारा नाम क्या है, तो वो शुरुआत में तो इधर उधर का नाम बताने की कोशिश करती है, लेकिन जब वकील ने उससे सख्ती से पूछा कि तुम्हारा असली नाम क्या है वो बताओ, फिर वो कहती है कि मेरा नाम मल्लिगे है। फिर उससे उसके पिता और माता का नाम पूछा जाता है। उसने कहा कि मेरे पिता का नाम स्वर्गीय राम है और माँ का नाम गौरी है। जैसे ही महिला ने अपने माता पिता का नाम बताया, जज साहब सुनकर हैरान हो जाते हैं। जज साहब इसलिए हैरान हो जाते हैं क्योंकि जो महिला कटघरे में खड़ी हुई थी वो 4 साल 4 महीना पहले मर चुकी थी। उसकी हत्या हो चुकी थी, उसका अंतिम संस्कार हो चुका था। फिर यह महिला जिंदा कैसे हो सकती है। अब इसके बाद फिर यह कहानी लोगों के सामने आती है। हर कोई इस कहानी को जानकर हैरान हो जाता है। दरअसल एक व्यक्ति है जिसका नाम कुरवारा सुरेश है, जो कि रहने वाला है कुराकू जिले का, जो कि कर्नाटक प्रदेश में है। सुरेश की शादी होती है और जिस महिला से उसकी शादी होती है उसका नाम मल्लिगे होता है।
ठीक ठाक जिंदगी गुजर रही थी। दोनों कूली का काम करते थे, लोगों का बोझा ढोते थे और अपना घर चलाया करते थे। इनके 2 बच्चे भी होते हैं और धीरे धीरे वक्त ऐसे ही बढ़ता जाता है। दिसंबर 2020 की ये बात है। मल्लिगे अचानक लापता हो जाती है। उसका पति सुरेश उसको हर जगह तलाश करता है, लेकिन इस मल्लिगे का कहीं अता पता ही नहीं चलता। उसके जो 2 बच्चे होते हैं उनका रो रो कर बुरा हाल हो जाता है और इधर पति भी बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है। आखिरकार सुरेश नजदीकी पुलिस स्टेशन कुशल नगर पहुंच जाता है और वहां जाने के बाद पुलिस वालों से कहता है कि साहब, मेरी बीवी है जो दिसंबर 2020 में अचानक से लापता हो गई है, उसको आप ढूंढने में हमारी मदद कर दीजिए। पुलिस वाले एफआईआर दर्ज करते हैं और उसको ढूंढने में लग जाते हैं, लेकिन उस महिला का कहीं अता पता नहीं चलता है। 2020 दिसंबर का वो महीना था और ऐसे ही करते करते दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल में लगातार महीने गुजर रहे थे। अब जुलाई 2021 की ये बात है। अचानक ही पुलिस को एक सूचना मिलती है कि जिला मैसूर के पेरिया पटना इलाके में एक महिला की लाश मिली है। उस महिला की उम्र लगभग 34-35 की बताई जा रही थी। लाश पूरी तरीके से सड़ चुकी थी, काफी मात्रा में वो कंकाल बन चुकी थी। पुलिस शरीर को पोस्टमार्टम के लिए भेजती है तो पता चलता है कि सर में कोई भारी वस्तु से मारे जाने की वजह से उस महिला की मौत हो चुकी है। अब इधर लगभग यहाँ से 100 किलोमीटर दूर एक और थाना था जहां पर एक महिला की लापता होने की रिपोर्ट दर्ज हुई थी, अब से लगभग 9 महीना पहले। अब पुलिस वालों ने इस मामले की जांच पड़ताल करने के लिए उस कुशल नगर पुलिस स्टेशन से संपर्क करती है। फिर सुरेश को वो लाश दिखा के पूछा जाता है कि क्या ये तुम्हारी पत्नी की लाश है, लेकिन लाश पूरी तरीके से सड़ चुकी थी, इसलिए समझ पाना मुश्किल था। इसी बीच में एक और एफआईआर दर्ज की जाती है और एफआईआर दर्ज कराने वाला कोई और नहीं बल्कि मल्लिगे की मां गौरी होती है। अब पुलिस के लिए सामने कोई और सस्पेक्ट नहीं था सिवाय इस सुरेश के। पुलिस उससे जब पूछताछ करती है तो शुरू में पुलिस ने इधर उधर की बातें बताई, लेकिन पुलिस ने सख्ती से जब उससे पूछा तो किसी तरीके से मार के फटकार के उससे उगलवा लेती है कि हाँ, उसी ने वो कत्ल किया है। फिर पुलिस ने सुरेश को गिरफ्तार किया और गिरफ्तार करने के बाद उसको जेल भेज दिया जाता है। वो लगभग 2 साल तक सलाखों के पीछे रहता है। इधर उसके दोनों बच्चे, उसके माता पिता सब के सब परेशान थे। उसने इसी बीच में जमानत के लिए कई बार अर्जी भी दी, लेकिन उसकी जमानत याचिका कई बार खारिज भी हो चुकी थी। आखिरकार उसे 2 साल के बाद जमानत मिल जाती है और जमानत मिलने के बाद वो अपने काम में जुट जाता है। फिर सितंबर 2022 में ये मामला अदालत की ट्रैक पे आ जाता है और इसकी सुनवाई शुरू हो जाती है। जब जब तारीखें पड़ती है तब तब सुरेश को अदालत में पेश होना पड़ता था। आखिरकार 1 अप्रैल 2025 की ये बात है। एक होटल के अंदर ये महिला, जिसका नाम मल्लिगे होता है, वो खाना खाने के लिए आई थी, लेकिन पहले से ही इसका पति वहां पे इत्तेफाक से मौजूद था। अचानक ही पति की नजर अपनी पत्नी पे जब पड़ जाती है तो वो सोचने पे मजबूर हो जाता है कि जिसकी हत्या के इल्जाम में वो सलाखों के पीछे गुजार चुका है, लगभग 1.5 या 2 साल अपना बर्बाद कर चुका है, उसके लिए वो अदालत के चक्कर काट रहा है, वो आखिर में जिंदा कैसे हो सकती है। अब ये सुरेश उसके पास जाता है और जैसे ही महिला के पास जाता है तो महिला ने यहाँ से बचकर निकलने की कोशिश की, लेकिन होटल के मालिक ने पहले ही पुलिस को बुला लिया था। पुलिस ने इस महिला को हिरासत में लिया और हिरासत में लेने के बाद अब इस महिला को अगले दिन यानी कि 2 अप्रैल 2025 को अदालत में पेश किया जाता है। आधी कहानी के बाद जज साहब को यकीन ही नहीं हो रहा था ये सब कहानी के पीछे। जज साहब ने पूछा कि जो वो लाश मिली थी दरअसल वो किसकी लाश थी। इधर जो सुरेश होता है वो जोर जोर से रोने लगता है और जज साहब को ये देखकर समझने में जरा भी देर नहीं लगती है कि जब ये घटनाक्रम हुआ होगा, जब पुलिस ने इस घटनाक्रम का खुलासा किया होगा तो जाहिर सी बात है कि इस सुरेश के साथ जाति की गई होगी, मारा गया होगा, पीटा गया होगा और इससे जबरदस्ती बुलवाया गया होगा कि उसने ही अपनी पत्नी का कत्ल कर दिया है। फिर जज साहब ऑर्डर देते हैं और पता करने को कहते हैं कि पता करो कि वो लाश किसकी थी और लाश के साथ वो कपड़े, वो चूड़ियां किसकी थी। पुलिस ये पता करने में लग जाती है। पहले जो महिला की लाश मिली थी उसे दफनाया गया था, उसकी हड्डियों को निकाला जाता है और उसका डीएनए टेस्ट कराया जाता है और उसको मैच किया जाता है वो जो उसके बच्चे होते हैं उसके साथ। लेकिन इस टेस्ट से ये पता चलता है कि ये डीएनए मैच ही नहीं कर रहा है उसके बच्चों के साथ, यानी कि वो जो लाश थी वो मल्लिका की थी ही नहीं।
उसके बावजूद भी एक बेकसूर आदमी को इतना कुछ झेलना पड़ा। उसके माता पिता को समाज में कितना कुछ सहना पड़ा, उसके बच्चे पे क्या बीती होगी। हालांकि अदालत अब इस व्यक्ति को न्याय दिलाने की कोशिश कर रही है, लेकिन पुलिस अपने बचाव में जरूर कोई ना कोई कहानी पेश जरूर कर देगी। इस व्यक्ति सुरेश के पिता ने कहा कि मेरे बेटे को 2 साल जेल हुई है और साथ ही वो बहुत ज्यादा परेशान भी हुआ है। इसके लिए उसे उचित मुआवजा भी चाहिए और इसमें जो भी दोषी है, हर दोषी, हर आरोपी को कड़ी से कड़ी सजा भी मिलनी चाहिए। फिर इस महिला के बारे में जानकारी जुटाने की कोशिश की गई तो आखिरकार ये 4 साल तक कहां थी, कहां लापता थी, तो पता चलता है कि इस महिला का किसी के साथ अफेयर था और अफेयर की वजह से वो चुपचाप घर से निकल जाती है बिना किसी को बताए हुए। हालांकि पुलिस अब इसकी जांच कर रही है, ये किसके साथ भाग गई थी, क्यों भाग गई थी, ये सब पता कर रही है। हालांकि ये सब जो बात है ये तो वक्त के साथ पुलिस निकलवा ही लेगी, लेकिन जैसे उस महिला ने किया वो वाकई ही आश्चर्यजनक था, सोचने पर मजबूर करने वाला था। इस महिला ने न केवल अपने पति को धोखा दिया बल्कि अपने बच्चों को भी धोखा दिया, अपने माँ को भी धोखा दिया। वो महिला अगर चाहती तो एक बेकसूर को यहाँ पे सजा मिलने से बचा सकती थी। अगर उस महिला को किसी के साथ जाना ही था तो घर वालों को बता के चली जाती, जिससे यहाँ पे उतना लोग परेशान नहीं होते जितना हो चुके थे, किसी को जेल ना होती जिसको जेल हो चुकी थी। तो दोस्तों, इस पूरे घटना को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है। आप सब लोग अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।